हेलो स्टूडेंट, जल्दी से ज्वाइन हो जाए इस क्लास में। इस क्लास में हम चैप्टर 3 से जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपका, उसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके चैप्टर 3 से 4 मार्क्स का, वो आपसे इजीली बन जाएगा इस क्लास के बाद। देखो, यह पहला क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि आपको एक समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। इतना सा क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। सिर्फ प्रतिस्थापन विधि बनने से आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। इसी टाइप से देखो, छठवां क्वेश्चन, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, और इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि उम्मीद करता हूँ सभी को आती होंगी। अगर नहीं आती तो कमेंट कर दो, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये 10 और 7, तो 10 और 7 का अंतर कितना है? 10 और 7 का अंतर 3 है। मतलब मेरे को 10 में से 7 घटाने पर 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो हम पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। अब इन दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, जो बड़ा नंबर था, बड़ी संख्या, उसको x मान लिया और जो छोटी संख्या थी इसको y मान लिया। अब इन दोनों का अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटाओ तो अंतर निकलता है। तो यहाँ में x में से y माइनस करूँगा तो 26 आएगा। ये अंतर, ये समीकरण एक हो गया। अब जो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब ये जो x है वो y से 3 गुना है। मतलब ये 3 गुना है तो मैं इस तरफ 3 का गुणा कर दूंगा, तो ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। यहाँ बात समझ में नहीं आ रही होंगी, यहाँ समझो पहले एक बार। ये 20 है और ये 5 है। ये जो 20 है ये 5 से 4 गुना है। मतलब ये जो 20 है ये 4 गुना है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ यदि मैं 4 का गुणा कर दूँ तो मैं बीच में बराबर लगा सकता हूँ। बात समझ में आ रही होंगी सभी के। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मतलब ये जो x है ये 3 गुना है किससे? y से। तो मैंने y के साइड 3 का गुणा किया और बीच में बराबर लगा दिया। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, x बराबर 3y है, तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। मैंने क्या किया, इस x का मान यहाँ रख दिया यहाँ। तो कितना हो जाएगा, ये 2y बराबर 26। तो y बराबर आ जाएगा 13। तो y का मान 13 मिल गया और y का मान 13 मैं यहाँ पे रख दूंगा यहाँ पे। तो x बराबर 3 गुणित 13, मतलब 13 तिया 39। तो x का मान भी निकल गया। तो इस टाइप से सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चंस को। सभी को समझ में आया क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो, ये समीकरण 1 दिया हुआ है और ये समीकरण 2 दिया हुआ है, और इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। विलोपन विधि सभी को आती होंगी। विलोपन विधि का मेन काम समझ लो पहले कि 7x माइनस 15y बराबर 2, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, ये दूसरा समीकरण। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में यदि 7 से गुणा कर दिया जाए, मतलब ये जो समीकरण 2 है ये, इसमें यदि मैं 7 से गुणा कर दूं तो ध्यान दो कि यहाँ पे 7x बन जाएगा। तो 7x प्लस 14y बराबर 21। तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 में 7 से गुणा कर दिया, तो इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो एक नया समीकरण बन गया। और इस समीकरण को मैं पुराने वाले समीकरण से इसको हल कर लूँगा। अब यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के सामने यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। तो विलोपन विधि आपको आती होंगी, मैंने जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया कि मेन काम क्या है इसका। इसी टाइप से एक और दिया है, ये पहला समीकरण दिया है, ये दूसरा समीकरण दिया है, और इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। मैं बता रहा आपको कि 4 मार्क्स के लिए इतना सरल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों, ये आपकी बुक का नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है, एग्जाम्पल का हो सकता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है ना। क्वेश्चन ऐसा है कि दो व्यक्ति की आय का अनुपात, मतलब ये कमाते कितना है। तो पहला व्यक्ति मान लेंगे कि 9x कमाता है और दूसरा व्यक्ति 7x कमाता है। मतलब पहला आदमी 9x रुपये कमाता है और दूसरा आदमी 7x रुपये कमाता है। बहुत बढ़िया। अब उनके खर्चों का अनुपात मतलब वो खर्च कितना करते हैं। तो मान लेंगे कि पहला आदमी कितना खर्च करता है, 4x खर्च करता है, दूसरा आदमी 3x खर्च करता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब दोनों व्यक्ति अपने अपनी कमाई से 2000 रुपये बचा लेते हैं। मतलब देखो, तुम कमाते हो 100 रुपये, खर्च करते हो 80 रुपये, तुमने कितना बचाया, तुमने बचाया 20 रुपये। तो कैसे पता किए, माइनस करके पता किए। इसी टाइप से ये कमाता 9x रुपये है, पहला व्यक्ति 9x रुपये कमाता है और 4x खर्च करता है, मतलब 4x खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है, ये 2000 रुपये बचा लेता है। ये पहला समीकरण सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो। ये 7x कमाता है दूसरा आदमी, 7x कमा लिया इसने। ये 3x खर्च कर देता है,
मतलब 3x खर्च कर देता है और बचाता कितना है, ये 2000 रुपये। बिल्कुल दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, तो x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ y लेना था, सॉरी है ना, यहाँ पे y लेना था, यहाँ पे y लेना था, यहाँ पे y ले लूँगे है ना। मतलब पहला आदमी 9x कमाता है और दूसरा आदमी 7x कमाता है, और पहला आदमी 4y खर्च करता है, दूसरा आदमी 3y खर्च करता है। इस टाइप से मानना है आपको। सभी को समझ में आ रहा होगा, या थोड़ी मिस्टेक कर दिया था मैंने, ध्यान दो है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये y के फॉर्म में बनेगा इस टाइप से, मतलब ये होगा 9x माइनस 4y बराबर 2000, 9x माइनस 3y बराबर 2000। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 इसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अगर अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि भी आपको आती होंगी। अब देखो ये दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x प्लस वाई बराबर 5। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो, मतलब 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये पहला समीकरण बन गया। इसी टाइप से दूसरा समीकरण क्या दिया था आपके पास, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको भी ला लेंगे, 3x प्लस 2y, इस 8 को इधर ला लेंगे तो माइनस 8 बराबर 0। दो समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों से a1, ये a1 है, यहाँ पे b1 होता है, ये c1, और a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है आपका, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, देखो a1 अपॉन a2 2/3 आ रहा है। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, b1 अपॉन b2 आ रहा है 1/2। देखो यहाँ b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2। और c1 अपॉन c2 कितना आएगा, c1 अपॉन c2 आ रहा है -5 बटे -8, मतलब 5/8 आ गया। अब ध्यान से देखो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, मतलब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। मतलब क्या है, मतलब इस समीकरणों के अद्वितीय हल होगा, इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, और उस अद्वितीय हल को हम वज्र गुणन विधि से निकालना पड़ेगा। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला x अपॉन बी सी माइनस बी सी, यहाँ पे 12 21, ध्यान रख लो, ऐसे याद करना है। y अपॉन सी ए माइनस सी ए, सी ए माइनस सी ए 12 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी 12 21। इस टाइप से याद करना है आपको फॉर्मूला। मैं जिस तरीके से मैंने बोला, बी सी माइनस बी सी 12 21, सी ए माइनस सी ए 12 21, और ए बी माइनस ए बी 12 21। इसी टाइप से ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब इस समीकरण के अनेक हल होंगे तो k का मान निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए, बिल्कुल 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले इस समीकरण को देख लो, क्या है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। बहुत जमा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन दे दिया हमने इसे। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपको 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, सॉरी a1 b1 c1, ये a1 है, ये b1 है, और ये c1 है, a2 b2 और ये c2। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके बाद बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल में क्या लगता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आ रहा है सभी के इतना। तो ये जो समीकरण दिए हुए हैं आपको, ये पहले से जमे हुए हैं। किस फॉर्म में जमे हुए हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण, मतलब समीकरण जो है इस फॉर्म में जमे होने चाहिए आपके, तब जाके आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, k/12 बराबर b1 अपॉन b2 मतलब 3/k बराबर c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 अपॉन c2 की वैल्यू है माइनस k। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो k का मान निकालना है। ये तीनों चीज़ एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये तीनों बराबर है, तो हम क्या इन दोनों को बराबर नहीं बोल सकते, तो इन दोनों को बराबर बोल देंगे और k का मान निकाल लेंगे। मतलब क्या आ जाएगा, k/12 बराबर 3/k।
इन दोनों को मैं हल कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k से k का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर, ये 12 आती है 36, तो k स्क्वायर बराबर 36 है, तो k बराबर आ जाएगा +-6। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये बिल्कुल 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन आईएमपी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 2x + 3y बराबर 11, मतलब आपको एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 4y बराबर -24। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों को हल करो, ये पहला समीकरण, दो समीकरण, इन दोनों को हल कर लो और जो भी मान आता है उसकी हेल्प से इस यहाँ से m का मान निकाल लो। देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है और 4 मार्क्स के लिए आईएमपी है। तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि, देखो ये 2 और 2 बराबर है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 और ये 4, ये 7y बराबर 35, तो y बराबर आ जाएगा 35/7, मतलब y बराबर आ गया 5। विलोपन विधि सभी से बनती है। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, मतलब देखो 2x + 3y बराबर 11, तो y का मान रखना है हमें 5, मतलब 2x + 3 × 5 बराबर 1, तो ये हो जाएगा 2x + 15 बराबर 1, तो 15 इधर जाएगा, तो 1 - 15 ये हो जाएगा -14, 2x, तो ये 2 बटे में चले जाएगा अगली स्टेप में, तो x बराबर आ जाएगा -7। तो हमने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। अब इस x y के मान को यहाँ रख देंगे। क्या है समीकरण यहाँ पे, y = mx + 3, तो y का मान आया 5, मतलब y की जगह 5 रख दो, बराबर mx मतलब m × -7 धन 3। सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब इस 3 को इधर ला लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर -7m। तो ये m का मान यहाँ पे निकल जाएगा, m = हो जाएगा 2/-7। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपके 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपको एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। मेरे को बताओ कि एक पेंसिल का मूल्य हमको निकालना है लास्ट में। देखो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी है उसको x मान लो। तो हम मान लेंगे कि एक पेंसिल जो है वो x रुपए की है, x रुपए की, और एक कलम जो है वो है y रुपीज़ की। समझ में आ रहा है इतना। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएंगी, और एक कलम y रुपए की है तो 7 कलम 7y रुपीज़ की हो जाएंगी। समझ में आ रहा है इतना। तो दोनों का जो मूल्य है, मतलब जोड़ दोगे दोनों को, तो बिल बन जाएगा 50 रुपये का, इस टाइप से। ये पहला समीकरण बना। इसी टाइप से क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल फिर से x रुपए की है तो 7 पेंसिल 7x रुपए की, प्लस 5 कलम मतलब 5y रुपए की हो जाएंगी, बराबर 46 रुपये का हो रहा है टोटल इनका। तो ये 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना कहाँ कठिन है, सभी को समझ में आ रहा है। एक पेंसिल के मूल्य को x मान लिया हमने और एक कलम का मूल्य को y मान लिया। यहाँ से स्टार्ट होगा इस क्वेश्चन का, और उसके बाद हम बोल देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल मूल्य जो है 50 रुपये है। इसी टाइप से 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य है 46 रुपये। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन 21, ये पहला समीकरण दिया हुआ है और ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि आईएमपी है, प्रतिस्थापन विधि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल आईएमपी है और पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए है आपके, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पेंसिल वाले टाइप। 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपये है, और 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य 28 रुपये है। तो हमको एक संतरा और एक सेब का मूल्य पता करना है। तो हम मान लेंगे कि जो एक सेब है, एक सेब जो है वो x रुपये में मिलता है, और जो एक संतरा है, एक संतरा y रुपीज़ में मिलता है। यानी जो मेथड है सिंपल है एकदम। अब देखो 5 संतरे कितने के हो जाएंगे, जब एक संतरा है ना, तो एक संतरा मैंने y रुपये का माना है, तो 5 संतरे 5y रुपये के हो जाएंगे, और 3 सेब 3y रुपये के हो जाएंगे। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया थोड़ा सा,
मैं क्या करता हूँ, पहले संतरा बोला है तो संतरे को मान लेते हैं। ठीक है, चलो देखो पहले संतरा बोला है ना, तो हम मान लेते हैं कि एक संतरा जो है, एक संतरा वो है x रुपए का। ठीक है, और एक सेब जो है वो आता है y रुपए का। अब ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो 5 संतरे कितने के हो जाएंगे, 5 संतरे हो जाएंगे 5x रुपए के, 3 सेब हो जाएंगे 3y रुपए के, और इन दोनों का जो कुल मूल्य है मतलब जोड़ोगे तो आ जाएगा 35 रुपए। समीकरण 1 बन गया। इसी टाइप से 2 संतरे, तो एक संतरा x रुपए का आता है तो 2 संतरे 2x रुपए के हो जाएंगे, प्लस 4 सेब मतलब 4y रुपए का हो जाएगा। इनका जो मूल्य है वो है 28 रुपए। ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे और जो लास्ट में x का मान आएगा और y का मान आएगा वही कहलाएगा एक संतरे का मूल्य और एक सेब का मूल्य। सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके जो सॉल्यूशन है अब अपनी गाइड या फिर परीक्षा धन में देख सकते हैं। जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं जस्ट सॉल्यूशन में देख लोगे। ये जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब ये इसको विलोपन विधि से हल करना कोई कठिन है क्या? विलोपन विधि से बहुत आसानी से हल कर सकते हो उस समीकरणों को, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। तो समझ में आया वाले क्वेश्चन। अब एक मोस्ट IMP क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट लिया और 6 बॉल लिया और उसका जो बिल बना वो 3800 रुपये का बना। फिर से वही बात आ रही है यहाँ पे, तो हम मान लेंगे कि जो एक बैट की कीमत है, एक बैट की कीमत है x रुपये। ठीक है, और एक बॉल की कीमत जो है, एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो उस क्रिकेट टीम ने 7 बैट लिया, तो 7 बैट कितने रुपए के आए होंगे? 7 बैट आए होंगे 7x रुपए के। 6 बॉल लिया मतलब वो 6y रुपए की आई होंगी, और इनका जो टोटल बना वो बना 3800 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर बाद में एक और बार वो दुकान गया और बोलता है कि वो 3 बैट लिया उसने। 3 बैट कितने के आ जाएंगे? अब 3x रुपये के आ जाएंगे, प्लस फिर उसने 5 बॉल ले लिया मतलब 5y रुपये की आ गई 5 बॉल, तो उसका जो टोटल बना वो बना 1750 रुपये। देखो 2 समीकरण बन गए, ये पहला समीकरण बन गया और ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते क्या? बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस जरूरी है। ये समझ तो आ रहा है, लेकिन जब तक कि आपकी कलम नहीं चलेंगी, आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, तब तक कि कुछ नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम में फिर बहुत सारी मिस्टेक होंगी। तो एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं करना है तो प्रैक्टिस करो, इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, तब बोल सकते हो कि बन रहा है। ऊपर ऊपर देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। खुद की कलम चलाओ, तब जाके आपको समझ में भी आएगा, और जो गलती कर रहे हो वो एग्ज़ाम में नहीं करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो गलती करोगे, और गलती करोगे तो सीखोगे। नहीं तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो गलती सीधे एग्ज़ाम में होंगी, वहाँ सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए भी टाइम है, बहुत कम टाइम बच गया, अब 6-7 दिन बच गए हैं। थोड़ा पढ़ लो, और ये जो क्लास हो रही है, जो अटेंड कर रहा है प्रॉपरली, उससे बिल्कुल समझ में आएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। तब जाके बोलोगे कि फिर ये क्लास लगा ली होती अच्छे से तो फिर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते। जो मैं बता रहा, ये जितने भी क्वेश्चन हुए ये सभी क्वेश्चन IMP है, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम पेपर आएगा आपका 32। मतलब इसके ऑब्जेक्टिव की हमने सुबह की क्लास में कर लिया है। इसमें जो 2 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं आपके, ये सुबह की क्लास में हमने कर लिया है। आप उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, उस क्लास को वहाँ से देख लीजिएगा, और इसके जो नोट्स है आपको हमारे ग्रुप में दे दिए जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ध्यान से पढ़ो, टाइम कम बचा है। ठीक है।